नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने हमारे क्रिमिनल लॉज में एक पूरी तरह से नया चैप्टर शुरू कर दिया है ना? और जो लोग कानून के छात्र हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो है दुष्प्रेरण, या जिसे हम सब अबेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक दुष्प्रेरण आखिर है क्या चीज। फिर हम उन 3 तरीकों को देखेंगे जिनसे कोई भी ये अपराध कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अबेटर की लायबिलिटी की, मतलब उसकी कानूनी जिम्मेदारी क्या बनती है। और आखिर में कुछ स्पेशल और मजेदार केसेस पर भी नजर डालेंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया हो। सोचिए, कोई क्राइम हुआ है, क्या कोई ऐसा इंसान भी उसका गुनहगार हो सकता है जिसने फिजिकली उस क्राइम को किया ही नहीं, मतलब उसने अपने हाथ से कुछ नहीं किया? कानून की उस उलझी हुई दुनिया में इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है अबेटमेंट के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी कॉन्सेप्ट की। अच्छा, तो कानून क्या कहता है इस बारे में? चलिए देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 45, जो कि पुराने आईपीसी के सेक्शन 107 जैसा ही है, अबेटमेंट को डिफाइन करता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। कानून ये कहता है कि आप सिर्फ क्राइम करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी को क्राइम करने के लिए उकसाने या धक्का देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। और ये धक्का 3 तरह का हो सकता है। या तो किसी को इंस्टिगेट करना, मतलब उकसाना या किसी साजिश का हिस्सा बनना, या फिर जानते बूझते हुए उसकी मदद करना। तो जैसा हमने अभी बात की, कानून अबेटमेंट को इन 3 तरीकों से देखता है। ये इसके 3 पिलर्स हैं। पहला, इंस्टिगेशन यानी उकसाना। दूसरा, कंस्पिरेसी यानी साजिश का हिस्सा बनना। और तीसरा, इंटेंशनल एड, मतलब जानबूझ के मदद करना। इनमें से कोई भी एक चीज आपको अबेटमेंट का दोषी बना सकती है, बस एक। तो सवाल ये है कि जो ये धक्का देता है, कानून उसे क्या कहता है? बीएनएस का सेक्शन 46 उसे दुष्प्रेरक या अबेटर कहता है। सिंपल शब्दों में अबेटर वो इंसान है जो पिछले स्लाइड वाले 3 कामों में से कोई भी एक करता है। और ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो तय होता है कि आखिर कानूनी जिम्मेदारी किस पर आएगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं पावरफुल लीगल प्रिंसिपल सामने आता है। सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 2 कुछ ऐसा कहता है जो शायद आपको चौंका दे। ये कहता है कि अबेटमेंट अपने आप में एक कंप्लीट क्राइम है, भले ही वो क्राइम हुआ ही ना हो जिसके लिए उकसाया गया था। सोचिए जरा, ये एक गेम चेंजर है। इससे पता चलता है कि कानून किसी के इरादे यानी मेंस रिया को कितना सीरियसली लेता है। तो चलिए अब इन तीनों पिलर्स को, यानी इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर कानून की नजर में इनका असली मतलब क्या है? कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे और भी आसान बनाते हैं। पहला तरीका है उकसाकर। अब ये सिर्फ किसी को सलाह देना नहीं है, ये है किसी को एक्टिवली, मतलब पूरी तरह से इनकरेज करना, भड़काना। और यहाँ कानून एक बहुत जरूरी चीज देखता है, मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड। क्या उकसाने वाले का इरादा सच में वो क्राइम करवाना था, ये साबित करना पड़ता है। बीएनएस में ही इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर है जिसे जेड नाम के एक अपराधी को पकड़ना है। अब बी नाम का एक आदमी, जिसकी सी से कोई पुरानी दुश्मनी है, वो जानबूझकर ऑफिसर को बोलता है कि सी ही जेड है। ऑफिसर बेकसूर सी को पकड़ लेता है। अब देखिए, बी ने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी एक झूठी बात ने ऑफिसर को एक बेकसूर इंसान को पकड़ने के लिए उकसाया। ये है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरा पिलर है साजिश करके, यानी कंस्पिरेसी। इसे एक 2 स्टेप प्रोसेस की तरह समझिए। पहला स्टेप, क्राइम करने के लिए एक अग्रीमेंट होना, एक प्लान बनना। लेकिन सिर्फ प्लान बना लेना ही काफी नहीं है अबेटमेंट के लिए। दूसरा स्टेप, उस प्लान को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम, कोई एक्ट किया जाना चाहिए। जब ये प्लान और एक्ट दोनों मिल जाते हैं, तब बनता है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। अब यहाँ एक बहुत बारीक सा लेकिन जरूरी कानूनी फर्क है, इसे ध्यान से समझना होगा। सेक्शन 45 में अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए, जैसा हमने कहा, प्लान के बाद कोई एक्ट होना जरूरी है। लेकिन बीएनएस में ही एक अलग क्राइम भी है, सेक्शन 61 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
कुछ सीरियस मामलों में सिर्फ क्राइम करने का एग्रीमेंट कर लेना ही अपने आप में सजा के लायक गुनाह बन जाता है, भले ही उसके बाद कोई काम किया ही न गया हो। तो ये एक बहुत ही महीन सी लाइन है दोनों के बीच। और हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है जानबूझकर मदद करना, यानी इंटेंशनल एड। ये शायद सबसे सीधा तरीका है, जैसे किसी को चोरी करने के लिए गाड़ी देना या कोई हथियार देना। लेकिन ये मदद कुछ ना करके भी हो सकती है। इसे कहते हैं इल्लीगल ओमिशन। मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी ड्यूटी है दरवाजा बंद रखने की, वो जानबूझकर उसे खुला छोड़ देता है ताकि चोर अंदर आ सके, तो उसका कुछ ना करना भी एक तरह की मदद ही मानी जाएगी। एक और सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए बी से कहता है तुम्हें सी को मार देना चाहिए, ये लो मेरी तरफ से एक बंदूक। अब हो सकता है बी वो बंदूक लेके फेंक दे और कुछ न करे, फिर भी ए अबेटमेंट का दोषी है। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर मदद की। यादें हमने क्या कहा था, क्राइम का होना या ना होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि अबेटमेंट क्या है और कैसे होता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसके नतीजे क्या हैं? एक अबेटर को सजा क्या मिलती है? अलग अलग सिचुएशन में कानून लायबिलिटी को कैसे तय करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, लायबिलिटी का मामला इतना सीधा साधा नहीं है। बीएनएस में कई सेक्शंस हैं जो इसकी छोटी छोटी डिटेल्स तय करते हैं। जैसे कि सेक्शन 50 कहता है कि अबेटा को सजा उसके अपने इरादे के हिसाब से मिलेगी, भले ही क्राइम करने वाले का इरादा कुछ और क्यों ना हो। फिर सेक्शन 51 प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की बात करता है। मतलब अगर आपके उकसाने से कोई ऐसा दूसरा क्राइम भी हो गया जिसके होने की संभावना थी, तो आप उसके लिए भी जिम्मेदार होंगे। और तो और सेक्शन 54 ये भी कहता है कि अगर आप क्राइम होते वक्त वहां मौजूद थे तो आपको ऐसा माना जाएगा जैसे आपने खुद वो क्राइम किया हो। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये वो सिचुएशन है जब अबेटमेंट तो हुआ लेकिन असल में क्राइम नहीं हुआ, पर सजा फिर भी है। और एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, अगर अबेटर कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर जिसका काम ही क्राइम को रोकना है, तो सजा सीधे सीधे बढ़ जाती है। जाहिर है कानून उन लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद करता है जिन पर समाज की सुरक्षा का जिम्मा है। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस पर आते हैं। आज की दुनिया में जहां इंटरनेट की वजह से क्राइम की कोई सरहद नहीं रही, तो हमारा कानून इसे कैसे हैंडल करता है? और जब अबेटमेंट का मामला किसी को सुसाइड जैसी दुखद घटना की तरफ धकेलता है, तब कानून क्या कहता है? और ये बीएनएस में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। देखिए, सेक्शन 47 तो वही पुरानी बात करता है, लेकिन सेक्शन 48 ये एक असली गेम चेंजर है। ये एक बिल्कुल नया प्रोविजन है। ये भारत को पावर देता है कि वो उन लोगों पर भी केस चला सके जो इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के अंदर होने वाले क्राइम को उकसाते हैं या उसकी साजिश रचते हैं। आज के डिजिटल दौर में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है ना? कानून अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को बहुत बहुत गंभीरता से लेता है। सेक्शन 106 एक जनरल रूल बताता है, लेकिन सेक्शन 105 ये उन लोगों के लिए एक ढाल की तरह है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। अगर विक्टिम कोई बच्चा है 18 साल से कम का, या कोई ऐसा इंसान है जो मेंटली बीमार है, तो सजा बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। डेथ पेनाल्टी तक का प्रोविजन है। ये दिखाता है कि कानून समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना कमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि अबेटमेंट का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होता है। बीएनएस में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों के लिए भी खास प्रोविजंस हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में बगावत के लिए उकसाना या किसी को उसकी ड्यूटी से भागने के लिए उकसाना। इन सब के लिए भी बहुत सख्त सजा है। इससे पता चलता है कि ये प्रिंसिपल कानून के लगभग हर एरिया में मौजूद है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? की टेक अवे क्या है? वो ये है कि बीएनएस के तहत क्राइम की जिम्मेदारी सिर्फ उस इंसान की नहीं है जो आखिरी काम करता है, बल्कि जिसने उसे उकसाया, जिसने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया या जिसने उसकी मदद की, वो सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी क्राइम के लिए उकसाने की सजा उस क्राइम को करने की सजा के बराबर होनी चाहिए? ये एक बहुत गहरा कानूनी और नैतिक सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत